हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे हैं। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कनाडा वर्सेस यूएसए के बारे में। जहां पे अगर आप सोच रहे हैं कि कनाडा आए या यूएसए आए, तो मैंने कुछ 10 लिस्ट प्रिपेयर की है जो आपको डिसाइड करने में हेल्प करेगा। तो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देते रहता हूं। नंबर वन रीजन इज कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। तो यूएसए में कॉस्ट ऑफ एजुकेशन जनरली हायर रहता है कनाडा कंपेयर टू। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप यूएसए में 50,000 यूएस डॉलर्स ऑन एन एवरेज लेट से किसी कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में पे कर रहे हैं एक साल के लिए, वही कॉस्ट कनाडा में विल बी समथिंग अराउंड 30 to 35,000 डॉलर्स, और इवन लेस, प्रॉब्ली अराउंड $30,000। तो काफी डिफरेंस पड़ जाता है। एंड मैं ये यूएसडी की बात कर रहा हूँ। काफी डिफरेंस इसलिए पड़ जाता है क्योंकि एक तो कैनेडियन जो डॉलर है कम है यूएस डॉलर के कंपेयर टू, और बाकी जो एजुकेशन है वो उसकी फीस भी जनरली कम होती है यूएस कॉलेजेस या यूएस यूनिवर्सिटीज का कंपेयर टू। अगर आप बैचलर्स को कंपेयर करोगे तो उसकी भी आप जनरली यू विल फाइंड कि कनाडा की जो स्टडीज का कॉस्ट है ईयरली 30 to 40% रफली कम होती है यूएसए। कॉस्ट ऑफ एजुकेशन के बाद आता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। मतलब अगर आप इतने पैसे देने आ रहे हो तो आपको क्वालिटी तो चाहिए ही चाहिए। अगर आप टॉप 250 whatever 500 रैंकिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज भी देखोगे तो आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज यूएसए की मिलेगी वहां पे। बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां पे भी हैं और बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी आते हैं। सो इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट, एंड ऑब्वियसली मेनी मोर अदर फैक्टर्स एज वेल, फंडिंग अवेलेबल है एक्सेट्रा। बट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, माई पर्सनल ऑब्जर्वेशन इज बेटर इन यूएसए कंपेयर टू कनाडा। और वो इसलिए भी है क्योंकि वहां पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो वर्ल्ड रिनाउंड है। कनाडा में भी आपको वर्ल्ड रिनाउंड यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस मिल जाएंगे, बट उनकी क्वांटिटी सॉर्ट ऑफ इज मच मच लेस देन यूएसए। तीसरा नंबर है जॉब अपॉर्चुनिटीज। ब्रॉडली जॉब अपॉर्चुनिटीज यूएसए में एनी टाइम बहुत ही ज़्यादा है कनाडा से। बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत सारी लोकेशंस हैं, बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग वहाँ पे भी हैं। बहुत सारे लोग बाहर से भी आना चाहते हैं। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज यूएसए में कनाडा के सामने बहुत ज़्यादा है फुल टाइम की अगर मैं बात करूँ। पार्ट टाइम का बस एक ये इशू है यूएसए में कि व्हेन यू आर गोइंग देयर एज ए स्टूडेंट, आपको ऑन कैंपस तो फिर भी मिल जाएगा जो कि काफ़ी लिमिटेड होते हैं, लेकिन ऑफ कैंपस जॉब्स के लिए आप मान के चलो कि आपको वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत ही चैलेंजिंग है उसका प्रोसीजर। I have not done that, but I have seen the process when I used to plan for my US education at that point. Off campus जॉब मिलना बहुत डिफिकल्ट है, या उसका प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है, और ज़्यादातर लोग को ऑन कैंपस ही जॉब मिलता है। तो वो अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड होते हैं पार्ट टाइम के लिए। लेकिन कनाडा में ऐसा कोई इशू नहीं है। कनाडा में यू कैन वर्क ऑफ कैंपस, उसका कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, जैसे कि 20 आवर्स अ वीक एंड व्हाट नॉट, बट यू कैन गेट एक्सेस टू पार्ट टाइम जॉब्स मोर इन कनाडा कंपेयर टू यूएसए। बट ब्रॉडली the US market for full-time jobs is much bigger, maybe 5 or even 10 times bigger than Canada. And that also reflects on the pay scale. So US में मेरा अंदाजा है कि around about 30 to 40% ज़्यादा आप अर्न करोगे, लेट्स से फॉर द सेम जॉब, फॉर द सेम टाइप ऑफ कंपनी एंड व्हाट नॉट। लेकिन उससे ज़्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर स्पेशलाइजेशन, योर करियर, योर कंपनी, योर एक्सपीरियंस लेवल एंड व्हाट नॉट। बट हाँ, मेरा अंदाजा है कि ब्रॉडली आप 30 to 40% ज़्यादा अर्न करोगे यूएस में कंपेयर टू कनाडा। चौथा रीजन आता है आपका परमानेंट रेसिडेंसी या ग्रीन कार्ड या वीजा या सिटीजनशिप प्रोसेस। कनाडा में ये प्रोसेस बहुत ही फ्रेंडली है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है कंपेयर टू यूएसए। तो अगर आप कनाडा में आते हो लेट्स से एज अ स्टूडेंट, तो आप जनरली एज्यूम करो कि 5 साल के आसपास आपको आपका पीआर कार्ड मिल जाता है। आजकल सीआरएस स्कोर कनाडा में काफ़ी हाई हैं, बट स्टिल इट इज़ मच मोर ईजियर कंपेयर टू एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड, स्पेशली कंपेयर टू यूएसए। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रफली 5 साल के आसपास आपको पीआर कार्ड मिल जाता है इन कनाडा। वही अगर मैं यूएस की बात करूं तो यूएस में सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। वहां पे अगर आप ग्रीन कार्ड, जो कि इनका कैनेडियन पीआर कार्ड के कंपैरेबल है, तो वो जो यूएस का ग्रीन कार्ड है उसको मिलने का ड्यूरेशन ही कुछ आजकल आई थिंक 14 to 18 और मे बी इवन मोर का वेट टाइम चल रहा है फॉर इंडियन सिटीजन बाय बर्थ। सो वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। एंड अगर आप यूएस में स्टूडेंट बन के आते हैं, उसके बाद में आपको लेट्स से अगर आपका स्टेम सर्टिफाइड कोर्स है जो कि आपको 3 साल का ओपीटी दिला देता है, 3 साल के ओपीटी के दौरान आपका एम्प्लॉयर आपके लिए H1 फाइल करेगा। अगर आपका H1 जो कि लॉटरी सिस्टम होता है, और आजकल बहुत सारे एम्प्लॉयज के लिए अप्लाई कर रहे हैं H1 के लिए, तो वो परसेंटेज ऑफ सॉर्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ अ लॉटरी इज सॉर्ट ऑफ रिड्यूसिंग नाउडेज। अगर आपका उस 3 साल के ओपीटी में H1 लग गया तो यू कैन कंटिन्यू, या फिर आपको दूसरे ऑप्शन देखने पड़ते हैं। वन ऑफ देम इज ऑब्वियसली रिटर्निंग बैक टू योर होम कंट्री। दूसरे ऑप्शन जैसे आप
कुछ और पढ़ाई कर लो, मास्टर्स कर लो एक्सेट्रा। बट जनरली अगर आपका 3 साल के ओपीटी में H1 लग गया, देन यू कैन कंटिन्यू। और H1 के बाद में फिर आपका प्रोसेस चालू होता है ग्रीन कार्ड का, विच ऑब्वियसली द एम्प्लॉयर हैज टू फाइल, आई थिंक I-140 द फॉर्म इज कॉल्ड, और उसके बाद में यू सॉर्ट ऑफ मूव टूवर्ड्स योर ग्रीन कार्ड, which, as I said, is 14 to 18 years or probably even more than that वेट टाइम। कनाडा में ऐसा कुछ नहीं है। कनाडा में आप ब्रॉडली एज्यूम कर सकते हो कि 5 साल के आसपास आपका पीआर कार्ड, कईयों का उससे पहले भी हो जाता है, कईयों का थोड़ा डिले भी हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन योर ओन सिचुएशन। और बहुत सारे लोग इनफैक्ट ऐसे भी हैं जो कनाडा में पीआर कार्ड होके ही आते हैं, मेरी तरह। मैं जब आया था, सीआरएस स्कोर थोड़े कम थे और मेरा सीआरएस स्कोर काफी ज्यादा था, क्योंकि मेरे पास डुअल डिग्री थी इंडिया से। मैं डायरेक्ट परमानेंट रेसिडेंट बन के ही यहाँ पे आया। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कनाडा का जो इमिग्रेशन प्रोसेस है वो बहुत फ्लेक्सिबल है और उसमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी करते हैं, अगर सीआरएस स्कोर हाई है तो वो अलग प्रोविंसेस में चले जाते हैं, जो प्रोविंसेस भी अपना इंडिविजुअल लेवल पे परमानेंट रेसिडेंसी प्रोग्राम वगैरह रन करते हैं फॉर डिपेंडिंग ऑन देयर ओन लोकल नीड्स। सो इस बात में पीआर कार्ड, सिटीजनशिप एक्सेट्रा के मामले में कनाडा बाजी मार लेता है। 5वें नंबर पे आता है हाउसिंग कॉस्ट। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो ऑब्वियसली आपको रहने के लिए तो जगह ढूंढनी ही पड़ेगी। ब्रॉडली स्पीकिंग जो कनाडा का मार्केट है वो कुछ 5-6 सिटीज के इर्द गिर्द सैचुरेटेड है। अगर आप उन सिटीज में रह रहे हो तो ऑब्वियसली आपका रेंट जो होगा काफी ज्यादा होगा कंपेयर टू योर यूएस लोकेशंस। और यूएस में भी कुछ कुछ लोकेशन है जहाँ पे रेंट बहुत ज्यादा होगा, जैसे कि अगर आप न्यूयॉर्क में रहते हो, मेन मैनहट्टन वगैरह में, या अगर आप सैन फ्रांसिस्को में रहते हो या लॉस एंजलिस में रहते हो, वहां पे भी रेंट काफी हाई होगा। बट आपको फिर भी यूएस में अफोर्डेबल ऑप्शंस ज्यादा मिल जाएंगे कंपेयर टू कनाडा। बट अगर आप हाउसिंग वगैरह की सोच रहे हो कि आपको घर खरीदना है, तो घर भी जो है कनाडा में, जैसे मैंने बोला, कुछ 5-6 सिटीज हैं जहाँ पे लोग फोकस करते हैं, इमिग्रेंट्स फोकस करते हैं घर वगैरह खरीदने में या सेटल होने में। उन सिटीज में प्राइसेस ज्यादा महंगे हैं कंपेयर टू यूएस में। यूएस में सिटीज भी ज्यादा अवेलेबल हैं और जॉब्स भी ज्यादा अवेलेबल है उन सिटीज में, तो यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस। अगर आपको न्यूयॉर्क में अफोर्ड नहीं हो रहा है, देन यू कैन मूव लेट्स से न्यू जर्सी टू, मेरे फ्रेंड्स वगैरह जा रहे हैं और शिफ्ट हो रहे हैं। पहले वो लॉस एंजलिस में रहते थे और आजकल वो नॉर्थ कैरोलिना आ रहे हैं बिकॉज वहाँ पे सस्ता है, जॉब्स हैं। तो यूएस हैज मोर ऑप्शंस and as a result you get more affordable options, so that's one thing to consider as well. Rent and housing के मामले में broadly यूएसए बाजी मार लेता है। नंबर 6 पे आता है पेइंग बैक योर एजुकेशन लोन। तो बिकॉज यूएसए महंगा है, लेकिन उसके बाद में आपको जब जॉब्स मिल जाते हैं वो जॉब्स की इनकम भी ज्यादा होती है। अगर आपने किसी को $1 लाख फीस दी है, अगर आपका $2 लाख का पहले ही जॉब मिल गया है, और कनाडा में अगर आपने लेट्स से 40,000 फीस दी और आपका जॉब सिर्फ 80,000 का लगा है, तो ब्रॉडली मोर और लेस सेम लेवल पे आ जाते हैं इन टर्म्स ऑफ पेइंग बैक योर लोन। तो आप दोनों कंट्री को सेम लेवल पे रखो इन टर्म्स ऑफ हाउ अर्ली और हाउ फास्ट यू कैन पे बैक योर लोन। नंबर 7 पे आता है हेल्थ केयर। सो हेल्थ केयर दोनों ही कंट्री का बहुत डिफरेंट है। लेट्स से इंडिया के मामले में, इंडिया में आपको अगर कोई डॉक्टर अवेलेबल चाहिए या अगर आपको कोई डॉक्टर विजिट करना है, तो वो बहुत ही ऑलमोस्ट इंस्टेंट है कि आप कॉल करो, डॉक्टर का नंबर लगाओ और इंस्टेंटली आप जाके अपना इलाज वगैरह कराओ। यूएस में आपको कंपेयर टू कनाडा फास्टर एक्सेस मिल जाएगा हेल्थ केयर पे, बट आपको आउट ऑफ पॉकेट पे करना पड़ सकता है। कनाडा में एक्सेस स्लोर होगा बट आपको आउट ऑफ पॉकेट पे नहीं करना पड़ेगा अगर आप लेट्स से ईआर वगैरह पे हो तो। इस मामले में मे बी स्लाइट एज टू कनाडा, बट ब्रॉडली दोनों कंट्री मोर और लेस सेम ही है, किसी में कुछ अच्छा है, किसी में कुछ अच्छा है। नंबर 8 पे आता है सेफ्टी। तो ये हमारे घर का खुद का पर्सनल ऑब्जर्वेशन, और हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स रहते हैं यूएस और कनाडा में, तो कई बार बात होती रहती है सब लोगों से, और सबका एक जनरल परसेप्शन तो जरूर है, और आई थिंक शायद से ऑन द ग्राउंड ऑल्सो इट इज ट्रू, कि यूएस में जो सेफ्टी एंगल है वो डिसएडवांटेज पे है कंपेयर टू कनाडा। कनाडा में सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से यूएस में अगर कंपेयर करूँ तो बहुत अच्छा है। ऑब्वियसली रेसिज्म वगैरह तो हर जगह ही है पूरे नॉर्थ अमेरिका में, बट कनाडा में हमने कभी कोई ऑब्जर्व नहीं की, और अगर कुछ है भी तो देयर इज अ जेन्युइन एफर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, इवन द पीपल, टू ट्राई टू रिमूव दैट सॉर्ट ऑफ रेसिज्म एस्पेक्ट फ्रॉम द सोसाइटी। तो आप जनरली ऑब्जर्व करोगे कि सेफ्टी पर्सपेक्टिव से कनाडा ज्यादा सेफ है, और यहाँ पे गन कंट्रोल पे भी काफी फोकस दिया जाता है। यूएस में अगर आप जाओगे तो इवन गन्स वगैरह भी बहुत ही इजीली अवेलेबल है, आई थिंक सबको पता है। और ब्रॉडली अगर आप देखोगे जो शूटिंग वगैरह होती रहती है स्कूल्स में, अनफॉर्चुनेटली इट काइंड ऑफ स्पीक्स फॉर इटसेल्फ कि वहाँ का जो सेफ्टी वाला एंगल है वो कम है कनाडा के पर्सपेक्टिव से। तो सेफ्टी के एंगल में आई वुड से कनाडा विंस हैंड्स डाउन। तो भाई नंबर 9 पे आता है वेदर।
आई थिंक वेदर के मामले में हैंड्स डाउन यूएसए विन करता है इस पॉइंट पे, क्योंकि यूएस में आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है वेदर पर्सपेक्टिव से। आपको कोल्डर रीजन्स में रहना है तो वो भी अवेलेबल है टुवर्ड्स नॉर्थ। थोड़ा मिड वेस्ट में वगैरह में जाएंगे तो थोड़े से ठीक ठाक से टेम्परेचर है, ना ज़्यादा कोल्ड ना ज़्यादा ठंडा। थोड़ा कैलिफोर्निया साइड में जाएंगे तो बहुत ही प्यारा मौसम आ जाता है। टेक्सास वगैरह में साउथ में जाएंगे तो काफ़ी गर्म टाइप के भी, ऑलमोस्ट लाइक इंडिया लेवल के टेम्परेचर भी आपको मिल जाते हैं। तो वेदर पर्सपेक्टिव से यूएस इज बेटर बिकॉज यू गेट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, एंड अपने सिचुएशन के हिसाब से कि किसी को ठंडी में रहना है, किसी को गर्म टेम्परेचर्स में रहना है, किसी को ट्रॉपिकल में रहना है, तो वो ऑप्शंस अवेलेबल है ज़्यादा यूएस में। कनाडा ब्रॉडली ठंडा रहता है अक्रॉस द कंट्री फॉर एटलीस्ट द विंटर सीजन, और उसमें भी कुछ कुछ रीजन जो है बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं, इवन ऑलमोस्ट लाइक 6 महीने तक वहाँ पे ठंडी काफ़ी रहती है। बट ब्रॉडली वेदर के पर्सपेक्टिव से यूएसए डेफिनेटली विंस कंपेयर टू कनाडा। 10वां पॉइंट आ जाता है अपनी लोकल कम्युनिटी का या इंडियन कम्युनिटी के बारे में, तो जनरली या इवन साउथ एशियन कम्युनिटी के बारे में। जनरली दोनों मुल्कों में आपको साउथ एशियन कम्युनिटी प्रीटी मच काफ़ी जगह मिल जाएंगी, बट कनाडा क्योंकि मार्केट छोटा है, आपको ज़रूर लगेगा कि यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी ज़्यादा है कंपेयर टू यूएसए, और शायद से है भी ज़्यादा कंपेयर टू, अगर हम परसेंटेज पर्सपेक्टिव से बात करें तो यहाँ पे जनरली आपको लगेगा कि इंडियन कम्युनिटी ज़्यादा है। तो स्लाइट एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ द द प्रेजेंस ऑफ इंडियन कम्युनिटी। अगर आप इंडियन कम्युनिटी ढूंढ रहे हैं, इंडियन खाना वगैरह ग्रोसरी वगैरह ढूंढ रहे हैं, तो स्लाइट एडवांटेज टू कनाडा, बट ब्रॉडली यूएस में भी इंडियन कम्युनिटी काफ़ी अवेलेबल है। तो ये थे जी 10 रीज़न जो मैंने लिस्ट किए हैं अगर आप प्लान कर रहे हो यूएस में या कनाडा में आने के लिए। तो इन रीजंस को ज़रूर मद्देनज़र रखें और अपने डिसीजन लें। आई होप इन रीजंस में से आपको हेल्प मिली होगी, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस, कंसर्न्स या कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ज़रूर मुझे कमेंट में लिख के दें, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा हेल्प करने की। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और मेरे अगले वीडियोस का इंतज़ार करें। आई होप आपका दिन अच्छा जाए, एंड टॉक टू यू सून।